फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपीटीजीटी लिटरेरी टर्म्स। जैसा कि आपको मालूम पड़ रहा है हेडिंग देख के कि लिटरेरी टर्म्स से स्टार्ट होंगे, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। तो हमारा एलिगरी क्या है, अभी ये देखिए एलिगरी क्या है। एलिगरी इज़ वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है। एलिगरी इज यूजेस of concrete characters to represent abstract concept of ideas. The central device of allegory is the personification of abstract ideas. The famous example allegory are Edmund Spenser, Fairy Queen and John Bunyan's पिलग्रिम प्रोग्रेस। देखिए ये जो है एलिगरी, वैसे एलिगरी का मीनिंग पक है, आपने सुना ही होगा हिंदी में। तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जो किसी को प्रेजेंट करती है, किसी के विचारों को, किसी के भावों को ही उस करैक्टर में क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये देखिए ये वाली हेडिंग कि सेंट्रल डिवाइस जो उसका केंद्र होता है एलिगरी का, वो पर्सोनिफिकेशन करता है उस आइडियाज़ को, उस सब्जेक्ट आइडिया को। जैसे यहाँ एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन, क्या यानी एडमंड स्पेंसर की वो एक फेरी क्वीन की तरह दिखती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरा है हमारा आर्केटिप। आर्केटिप में देखिए क्या है, इट इज़ अ रिकरेंट, यहाँ पे देखिए इट इज़ द रिकरेंट नरेटिव डिज़ाइन। ठीक है, कि किसी को दोबारा प्रस्तुत किया गया करंट, यानी कि उसी समय नरेटिव डिज़ाइन कर दिया गया। आप जैसे आपने देखा होगा कोई किसी को पोएम सुनाने की बहुत इच्छा होती है और वो तुरंत ही पोएम बना देता है, उसे कह सकते हैं रिकरेंट नरेटिव डिज़ाइन। करेक्टर टाइप एंड थीम विच आर आइडेंटिफेबल इन अ वाइड वेराइटी लिटरेरी वर्क्स एज वेल इन माइथ। ठीक है, सॉरी मिथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं Armageddon. In St. John's the Revelation, Armageddon is the site of the last great battle between good and evil। यानी कि एक ऐसा दृश्य है जिसमें आपने देखा होगा कि गुड और बैड की एक फाइटिंग चलती है, युद्ध चलता है। द डे ऑफ द जजमेंट के दिन एज अ रिजल्ट इज अ रिफर एनी ग्रेट फाइनल स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कैसा रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट है कि जो आपको आफ्टर संघर्ष या आपके कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही को मिलता है। फिर से मैं बताती हूँ, इन सेंट जॉन्स रिवलेशन आर्मेगेडन, जो सेंट जॉन की द रिवलेशन है उसमें आर्मेगेडन इज़ द साइट ऑफ द लास्ट ग्रेट बैटल। उसमें जो दृश्य देखा लास्ट के बैटल का, जो अच्छे और बुरे के लिए बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, किसी भी निर्णय को लेने से पहले जो युद्ध हुआ था। एज अ रिजल्ट इट इज़ अ रिफर्ड यानी ग्रेट फाइनल स्ट्रगल। ये एक ऐसा परिणाम जो कि आपको काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्स हमारा है इट इज़ अ अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये हमारा एक एम्बिक पेंटामीटर है। फिर हम इसके बाद हमारा आएगा वर्चुअस ट्रेजेडी, यानी कि कोई डोमेस्टिक ट्रेजेडी है ये। वर्चुअस ट्रेजेडी इज ऑल्सो कॉल्ड द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इट इज़ द रिटन इन प्रोज एंड प्रेजेंट ए प्रोटागनिस्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ लोअर सोशल रैंक। जो सोशल रैंक पे लोअर, नीचे के निम्न स्तर पे जो सोशल रैंक थे उन लोगों ने ये लिखी है। हु सफ़र्स कॉमन प्लेस और डोमेस्टिक डिजास्टर, जो किस चीज़ को सफ़र करते हुए निकले हैं, कॉमन प्लेस को और डोमेस्टिक डिजास्टर को फेस करते हुए निकले हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि
आप ये देखेंगे कि जो जॉर्ज लिलियो है, द लंदन मर्चेंट एंड अर्थर जो है एंड मिलर, ये जो उनकी है, इसमें आप देखेंगे ऐसे ही कहानी कोई सफ़र हुई है जो डोमेस्टिक है, उसका नाम है डेथ्स ऑफ अ सेल्समैन आर टिपिकल एग्जाम्पल। ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए ध्यान से, ये दो एग्जाम्पल दिए गए जॉर्ज लिलियोस लंदन मर्चेंट्स एंड अर्थर मिलर का अब डेथ ऑफ सेल्समैन। ये क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि किसी के अंडर में क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक सफ़र। फिर आप नेक्स्ट आप देखेंगे कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, क्या देखेंगे, कैटास्ट्रॉफी। तो इसका है इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, ये एक निष्कर्ष होता है नाटक का, स्पेशली अ ट्रेजेडी द कैटास्ट्रॉफी ऑफ द ऑडिपस द किंग। आपका बेस्ट एग्जांपल क्या दे हैं, ऑडिपस द किंग, आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष निकल के ऑफ द इंटेंशन ऑडिपस ब्लाइंडनेस एंड द सेल्फ एक्सेल, यानी जो ऑडिपस का जो ब्लाइंडनेस थी और उसको सेल्फ एक्सेल में कैसे अपने आप को वो उसका निष्कर्ष निकालता है, ठीक है, वहाँ से निचोड़ निकालना। फिर है चैंसन डिगेस्टे। अब चैंसन डिगेस्टे क्या है, इट इज़ द सॉन्ग ऑफ अ ग्रेट डीड्स, एक अच्छे कार्य करने के लिए उसका अच्छा गीत। इट इज़ अ फ्रेंच टिपिकल ऑफ इंडिविजुअल नरेटिव पोएम, ये कि फ्रेंच की एक टाइप की क्या है, एक नरेटिव पोएम है। दिस काइंड ऑफ पोएम यूजुअली रिफ्लेक्ट कैवलेरिक आइडल्स, द सॉन्ग ऑफ रोलैंड इज़ अ गुड एग्जाम्पल। इस टाइप की जो पोएम है जो कि अच्छे कार्य के लिए को जो गीत गाई जाती है, उसका अच्छा पोएम क्या है, इसका एग्जाम्पल अच्छा द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। ये है आपका क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया इसको मैं दोबारा रिवीजन करा दूँ, कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते थे, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म इन द 16th सेंचुरी, कौन सेंचुरी में, 16th सेंचुरी, मोस्ट रिनेंसेस ह्यूमनिस्ट एम्फेसिस द डिग्निटी एंड सेंट्रल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द यूनिवर्स। अब क्या है, जो रिनेंसी ह्यूमनिस्ट है वो क्या चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए पोजीशन ह्यूमन बींग्स में एक वे केंद्र बिंदु पड़ा हुआ था कि उनको अपनी प्रतिष्ठा से प्रेम था। हाउएवर दीज humanists are also pious Christians who incorporate the concept and ideals inherited from pagan antiquity into the frame of the Christian creed. It is the synthesis of the classical Christian views. Sir Philip Sidney, Edmund Spencer and John Milton belong to the traditional Christian humanism. अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म में कौन कौन से पोइट आते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से आ रहे हैं इसमें। एक तो आपके आ रहे हैं सर फिलिप, ठीक है, सर फिलिप हो गया आपका, सिडने हुआ, और जॉन मिल्टन बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। यहाँ तक आपको समझ में गया होगा, ठीक है, कोई डाउट। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ह्यूमनिस्ट आर ऑल्सो पॉइज, यानी कि उस समय क्या था, एक पॉइज था क्रिश्चियन में जो कि इनकॉर्पोरेट थे। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, किसी को कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट यानी एक दूसरे को कॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे, उनका एक विचार था। तो अब आप ये समझ सकते हैं किसी चीज़ के लिए घृणा करना उस, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं कॉमेडी पे। मेरे ख्याल से आपको ये क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म में समझ में आया होगा कि उस समय ह्यूमनिस्ट के माइंड में क्या था, अपनी डिग्निटी थी, सेंट्रल पोजीशन, अपने आप को समझता था और वो ये चाहता था कि मैं उससे ऊपर बनूं, तो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर पाते थे बस। और अगर आपको पता ही है कि आप एक ही जगह रह रहे हैं और आपने देखा कि आपसे कोई अच्छे पोस्ट पे, आपने देखा होगा, नेचुरली सी बात है, और आपके अंदर क्या, मुझे भी वही चाहिए, मैं भी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी सिमिलर एज के कोई लोअर पोस्ट में और अपर पोस्ट में होता है, तो वहाँ पे ऐसी बातें हो सकती हैं। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी कि एक टाइप से ईगो बोल सकते हैं आप इसमें, अपनी
प्रतिष्ठा को लेके। फिर हम आगे चलते हैं कॉमेडी पे। रोमांटिक कॉमेडी यूजुअली रिप्रेजेंट अ लव अफेयर। अब देख, लव अफेयर that involve the beautiful heroine. The course of this love does not run smoothly but it overcomes all difficulties to end in a happy union. Shakespeare's As You Like It in example romantic comedy. अब क्या है रोमांटिक कॉमेडी का मतलब? रोमांटिक कॉमेडी आ गई पूरी। यहाँ देखिए कॉमेडी भी टाइप्स बता रखे हैं, कौन कौन से टाइप्स यहाँ बता रखे हैं। देखिए रोमांटिक कॉमेडी, सैटेरिक कॉमेडी। अब रोमांटिक कॉमेडी में क्या होना चाहिए, क्या बता रहे हैं कि कुछ इसमें क्या आपके लव फेयर जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और वो भी आपके ब्यूटीफुल हीरोइन होगी उसमें, ठीक है, और ओवरकम ऑल डिफ़िकल्ट, और आपने एंड में जो उसका एंडिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। अब चलते हैं सेकंड में, सैटेरिक कॉमेडी। देखिए मैं बिल्कुल सैटेरिक कॉमेडी, ठीक है, ऑफन इंक्लूड्स पॉलिटिकल। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। सैटेरिक कॉमेडी ऑफन रिडिकुलस पॉलिटिकल पॉलिसीज और फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स और अटैक डेविएशंस फ्रॉम द सोशल ऑर्डर बाय मेकिंग रिडिकुलस द वायलेटर्स ऑफ इट्स स्टैंडर्ड ऑफ मोरल मैनर्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब एक पॉलिसी हो रही थी, एक कोई सिद्धांत होता था, उस पर अटैक कर दिया जाता था, ठीक है, सोशल मतलब एक सोशल के थ्रू। यहाँ पे सैटेरिक कॉमेडी ऑफन रिडिकुलस, मजाक बनाती थी, उस पे अटैक कर देती थी, ठीक है, मतलब एक हास्य में बन जाता था कोई भी सोशल ऑर्डर, उनके एक हास्य में बन जाता था। वॉलेटर्स का होता है कि जो आपको हिंसा कराए, है ना, जो हिंसा करे, इट्स स्टैंडर्ड ऑफ मोरल मैनर, जो आपके मोरल, अब आप समझिए कि किसी की मोरल वैल्यू की कोई उपहास करे, ठीक है, ये सैटेरिक कॉमेडी। क्या है? सैटेरिक कॉमेडी। तो इसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो सैटेरिक कॉमेडी है, क्या देखा आपने सैटेरिक कॉमेडी में? आपने ये देखा कि जो हमारी उसूलों का मजाक कराए या हमारे बात विचारों का, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा उपहास करना हुआ, है ना, ये हमारा क्या हुआ, उपहास करना हुआ। साफ सी बात हुई, ठीक है। और ये अधिकतर यहाँ पे क्या है कि इस कॉमेडी में हमारा उपहास, कॉमेडी का मतलब ही आप देख सकते हैं, है ना, कॉमेडी का मतलब ही आप ये देख सकते हैं कि किसी चीज़ का उपहास करना, किसी चीज़ का या क्या कोई व्यंग मारना, ठीक है, इस तरीके से होता है। यानी कि आप एक तरीके से ये समझिए कि जो हमारी व्यंग है वो हमारी अतिशयोक्ति को लेकर, किसी के लिए चीज़ को लेकर हमें व्यंग मारा जैसे, तो वो होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे चलते हैं। बेन जॉनसन वॉल्पोन, ये क्या है, ये इनके वर्क है, ठीक है, ये इनका क्या है, ये इनका वर्क है, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अब क्या है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? अब फिर ये आपकी तीसरी कॉमेडी, वहाँ कॉमेडी का हेडिंग पहला हमने क्या पढ़ा, पहली कॉमेडी में रोमांटिक कॉमेडी थी, और दूसरी कॉमेडी हमारा क्या आया बताइए कमेंट करके। सैटेरिक, क्या था, बोलिए, ये आपने पढ़ा है सैटेरिक कॉमेडी। अब हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या था हमारा, द कॉमेडी ऑफ, यस, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, ठीक है। अब हमारा ये आता है, तो इसमें क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन,
क्या बता रहा है कि बेन जॉनसन, ठीक है, एक तरीके का क्या है ये जो हमारी टाइप कॉमेडी डेवलप बाय ये बेन जॉनसन ने क्या की थी, इसको डेवलप किया था, क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द एंशियंट साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ फॉर ह्यूमर, ये एक बेस है थ्योरीज के ऊपर। और जो 4 ह्यूमर्स द ह्यूमर्स आर हेल्ड टू बी 4 प्राइमरी फ्लूइड्स, ब्लड, प्लेन, कॉलर या येलो बाइल, एज वेल एज melancholy और ब्लैक बाइल, whose mixture is held the doctor in a person characters type and imbalance of one or another humor is said to produce 4 kinds of disposition, ठीक है, whose names survived the underlying the theory, sanguine, phlegmatic, choleric and colic। इस टाइप से ये काइंड्स लिखे हुए हैं इनके, ठीक है, जो करेक्टर हैं ये लिखे हुए हैं। इन जॉनसन्स कॉमेडी ह्यूमर्स चलता है एवरी मैन इज ह्यूमर। आपका क्वेश्चन आता है कि जॉनसन की कॉमेडी के ह्यूमर, जो जॉनसन की कॉमेडी ह्यूमर कौन कौन से हैं, तो उनका है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ये मैं आपको जूम कर दिया आप लिख सकें। ईच ऑफ द मेजर करेक्टर्स एज ए प्रीपोंडरेंट ह्यूमर दैट गिव्स हिम अ करेक्टरिस्टिक डिस्टोरेशन ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि उस करेक्टर का आप क्या कर रहे हैं, आप उसके करेक्टर के मजाक बना रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके चरित्र पात्रों पर केंद्रित होता है और उसके उस पर क्या उनके उस पर आप व्यंग कस रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको ये फिर से बताएं, ये क्या एक इम्बैलेंस होता है एंड अनदर ह्यूमर इज, दूसरा हमें क्या कहा गया, तो प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन, ये डिस्पोजिशन है, पोजिशन नहीं रखती है, हुज नेम्स हैव सर्वाइव्ड द अंडरलाइंग थ्योरी, यानी कि जो जिसका जो नाम होता है वो सर्वाइव करता है अंडरलाइंग थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, संगाइन, पैल्मी, कॉलरिक एंड द मेलनकॉलिक। इन जॉनसन कॉमेडी में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या दैट गिव्स हिम, यहाँ पे ईच ऑफ द मेजर करेक्टर है, उसमें इनका ये जो ह्यूमर्स है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें प्रत्येक करेक्टर हैज़ ए प्रीपोंडरेंट ह्यूमर है, ठीक है, क्या है बोलिए, यस बताइए। प्रीपोंडरेंट का मतलब क्या है, यानी कि किसी की किसी से तुलना करना, ठीक है, यहाँ पर किसी न किसी ह्यूमर की तुलना करना, ठीक है, आई बात समझ में है। तो यहाँ करके से डिस्टोरेशन ऑफ डिस्पोजिशन, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। द कॉमेडी ऑफ मैनर, अब हम चलते हैं डिस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर। द कॉमेडी ऑफ मैनर डील्स विद द रिलेशंस, किससे डील्स करती है, रिलेशन से डील, एंड इंटीग्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन लिविंग इन sophisticated upper classes society and release or comic effect on wit of dialogues often in form of rapidity, a witty conversational give and take which constitutes a kind of verbal fancy match. William Congreve's The Way of World is a typical example। अब यहाँ क्या बताया हुआ है कि जो आपका द कॉमेडी ऑफ मैनर है वो डील्स करता है रिलेशन से, इंटीग्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन के, ठीक है, अपर क्लासेस लोअर क्लासेस से रिलेटेड है, थोड़ी इफेक्ट भी डालता है उसके डायलॉगों पे, इनकी जो बातें होती हैं उस चीज़ को, ठीक है। अगर इन द फॉर्म ऑफ रेपिटी इन ए वीटी वहाँ के जो पारंपरिक होता है कन्वर्सेशनल, जो कन्वर्सेशनल ये जो बातचीत होती है, जो टेक और गिव की होती है, उसमें भी उनकी क्या होती है, वर्बल बातें होती हैं, जिसमें इसमें कॉमेडी दिखाई हुई है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ द वे ऑफ वर्ल्ड इज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा ये जो मैराथन है ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेंगे, ठीक है। कॉमिक आयरनी, अब आयरनी इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू लिटरेरी वर्क्स इन विच डाइटी
or else. Fate is represented as through deliberately manipulating even so as to lead protagonist to false hope. जो ये एट्रीब्यूट्स है लिटरेरी वर्क में, ठीक है, एज फेट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द डेरिबिलिटी, किसी चीज़ को बताना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, करना, तो ये क्या करता है, टू फॉल्स होप, उसकी झूठी उम्मीदों को, ओनली टू फ्रस्ट्रेट, और क्या करता है, उसको फ्रस्ट्रेट कर देता है, और क्या होता है, वो उनके ऊपर हंसता है. इट इज़ द फेवरेट स्ट्रक्चरल डिवाइस द थॉमस हार्डी का एक स्ट्रक्चरल डिवाइस है इन द टेस्ट ऑफ द डी अर्बर विल्स, in his tales of the urban wills, the heroine having lost her virtues because of her innocence, जिसमें हीरोइन है वो क्या है, अपना गुण खो देती है अपनी इनोसेंट के अंदर, लॉसेस हर हैप्पीनेस बिकॉज हर ऑनेस्टी, लेकिन वो बहुत खुश होती है अपनी ऑनेस्टी से. फाइन इट्स अगेन ओनली बाय मर्डर, क्या, लेकिन बाद में आगे क्या पाती है, एक मर्डर हैविंग बीन ए ब्रीफली हैप्पी इज ए हैंग्ड, और जो उसकी खुशी थी वो बाद में क्या हो जाती है, वो हैंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. ठीक है, अब है कर्टेजी बुक्स. आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है. It is a courtesy book. It is a book of character, obligation, and training of the man of the court. It set up deal of the completely rounded of universal. It is a book on the character, obligation, and training of the man of the court. It sets up the deal of the completely rounded or universal man developed in all his faculties and skills, physical, intellectual, artist. He is the specially trained to be a warrior and statesman, ठीक है, but is capable also the athlete, philosopher, artist, conversationalist and man of society. तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, जो हमारे कर्टिजी है ये हमारी एजुकेशन को बताता है, हमें करेक्टर को बताता है, हमारी ट्रेनिंग क्या हमने लिया है उससे बताता है, ठीक है, कैसे हमने लिया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं. ओके, ये हमारी सोसाइटी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाता है. आपको बात समझ में आई यहाँ तक? मैंने ये थोड़ा सा पॉज कर रखा है, आप चाहें तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. तो आपको पता चला गया यहाँ की बट इज़ द एथलीट, फिलोसफर, आर्टिस्ट एंड कन्वर्सेशनलिस्ट, द मैन ऑफ सोसाइटी. यानी सोसाइटी को हमारी कन्वर्सेशन कैसी होती है उसको, हमारी एजुकेशन को और हमारी शिष्टाचार को, हमारी बातों को हमसे ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है. डेकोरम, इट इज़ अ controlling period in the Europe. It is the controlling idea of the new classical period in Europe. ये जो है यूरोप में न्यू क्लासिकल पीरियड का कंट्रोलिंग आइडियाज़ था. इट इज़ द क्रिटिकल टर्म डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ द प्रॉपर. इसमें ये बताया गया था कि आखिर क्या प्रॉपर था. करेक्टर के बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में, सेटिंग ऑफ द लिटरेचर, जो भी उसमें साहित्यिक काम हुए उसके बारे में. द स्टाइल ऑफ अ लिटरेरी वर्क शुड बी अप्रोप्रिएट टू द स्पीकर एंड द सब्जेक्ट मैटर. और ये भी बताया कि हाँ सब्जेक्ट मैटर क्या था.
अब हम आते हैं डिथरैम्ब। डिथरैम्ब इज़ अ हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद ग्रीक सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ डायनोसस। तो एक ये डिथरैम्ब क्या है, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ग्रीक सेरेमोनियल वर्शिप है, पूजा है किसकी, डायनोसस की। ओरिजिनली इट इज़ द accompanied म्यूजिक, और ये किसके थ्रू बजाई जाती है, म्यूजिक के थ्रू। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ द कॉलर एलिमेंट इन ग्रीक वर्स, ये ग्रीक वर्क कविता के रूप में है। लेटर डेवलपमेंट टू द फाइनल ग्रीक ट्रेजिडी, बाद में ये ग्रीक ट्रेजिडी के रूप में बताई गई, विकास हुआ इनका। अब हम आते हैं ड्रामेटिक आयरनी, ट्रेजिक आयरनी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो मुझे बताएंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगी, आप उसी में मुझे मैसेज करेंगे। इट इज़ द सिचुएशन इन विच करेक्टर इन अ प्ले unknowingly say that does something ironic contrast to the awareness possesses the audience or other. Greek tragedian often employ his literary device. Sophocles instance uses this device is Oedipus the king. अभी सिचुएशन में जो उनके साथ जो करेक्टर है वो क्या अज्ञान रहता है, अज्ञान होकर कहता है या कुछ काम करता है, वो आयरोनिक कंट्रास्ट में होता है, मतलब उसे कुछ उसके बारे में होता नहीं है, ठीक है। फिर अवेयरनेस प्रोसेस बाय द ऑडियंस और अथर, और इसके बारे में किसको पता रहता है, इस मतलब ऑडियंस को पता है और अथर को, लेकिन करेक्टर को जो करना है उस प्ले में उसको उसकी जानकारी नहीं होती। ग्रीक ट्रेजिडियन ऑफन एम्प्लॉय दिस लिटरेरी डिवाइस, और ग्रीक में ऐसे ही ट्रेजिडियन जो है वो लिखी जाती है। Sophocles and for intense use this device in his Oedipus the King, ये वाली डिवाइस कहाँ यूज़ की गई, Oedipus the King में। The following points are the situation or dramatic irony in Oedipus Rex. First, Oedipus' ruthless curse on the murder of Laius in public constitutes the first dramatic irony in the play. जो पहली ऑडिपस से रूथलेस कर्ज था, वो जो लियो उसका मर्डर था इन पब्लिक में, क्या हो गया उसका, एक नाटक में एक ड्रामेटिक आयरनी शो हुआ, ठीक है। ऑडिपस अटर्स, अब वो क्या बड़बड़ाता है, द मोस्ट अवर डेमिनेशन इन द मर्डर, फॉर द मर्डर के लिए, हाउएवर ही हिमसेल्फ गिल्टी कॉज, अब लेकिन इस कारण के लिए वो खुद को क्या करता है, गिल्टी फील कराता है। कौन किसके में, ऑडिपस द किंग में है ये, ठीक है, ये ड्रामेटिक आयरनी है। However, he himself the girl. Secondly, Oedipus the accusing Tiresias of the murder and the laughing at the prophet blindness constitutes another dramatic irony in the play. In fact, we know that Oedipus is the real criminal. वास्तव में क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि ऑडिपस क्या है, ऑडिपस क्या है, एक वास्तव में एक रियल क्रिमिनल है, एंड ही विल बिकम, ये स्टोरी दे रखी है ऑडिपस द किंग की, ठीक है। अब ब्लाइंड मैन, बाद में क्या पता नाटक एंड में कि वो एक ब्लाइंड मैन है। थर्डली, जो कास्टार्स रिवलेशन ऑफ द पास्ट इवेंट द ऑडिपस इज अनदर आयरनिक सिचुएशन इन द प्ले। जो कास्टर टेल्स ऑडिपस दैट लियास इज अ किल्ड बाय रॉबर, बाद में उसको क्या पता चलता है कि वो जो लियास थी किसके थ्रू मारी गई, रॉबर्स के थ्रू, नॉट अ सिंगल मैन, एक सिंगल आदमी की मारी ही नहीं गई। एंड अपोलो ऑरेकल इज़ नॉट ट्रू, जिसमें अपोलो है, अब देखो अपोलो अब है वो सही नहीं है। हाउएवर वी नो दैट द अपोलोज ऑरेकल हैज़ बीन फुलफिल्ड, हम क्या देखते हैं इसमें अपोलो बिल्कुल फुलफिल्ड है। व्हाट इज़ मोर द न्यूज़ अबाउट द ऑडिपस ओरिजिन ब्रॉट बाय द मैसेंजर फ्रॉम कोरियंथ कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द ड्रामेटिक आयरनी, यानी दूसरी तरफ से उस मैसेंजर जो न्यूज़ लाता है, अटेम्प्टिंग टू प्लीज अ कम्फर्ट ऑडिपस, दिस मैसेंजर टेल्स ऑडिपस दैट कि ही इज़ नॉट अ सन ऑफ पॉलिबस, और भी बहुत सारी नीचे लगता है कि वो एक पॉलिस का बेटा नहीं है। हाउ दिस न्यूज़ लीड्स टू ट्रेजिक आउटकम्स, और इसी के थ्रू जो आउटकम्स आते हैं ट्रेजिक के, इसी रूल के थ्रू जब मैसेंजर उसको उसके बारे में बताता है। फाइनली ऑडिपस कॉलिंग हिमसेल्फ, तो खुद को क्या बताता है, चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून क्यों, भाग्य का बेटा, इज अनदर ड्रामेटिक आयरनी द प्ले। एक्चुअली ऑडिपस इज नॉट अ चाइल्ड फॉर्च्यून बट अ विक्टिम ऑफ फेट, लेकिन इसमें क्या है, वो चाइल्ड फॉर्च्यून को भाग्य नहीं है, वो एक देखा फेट, यानी किसका भाग्य हो गया, वो दोष का भाग्य है, भाग्य का दोष है होता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन
psychoanalysis, Electra complex is a obsessive attachment of a daughter to her father. ये मैं जूम कर आप देख लीजिएगा. Father, and thus it is the female counterpart of the Oedipus complex. ठीक है. This term gets its name from Electra, a daughter of Agamemnon and Clytemnestra, who with her brother Orestes avenged the death of their father Agamemnon by killing their mother and her love Aegisthus. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो थी वो अटैचमेंट थी डॉटर जो फादर से, एंड इट्स अ फीमेल, जबकि क्या एक फीमेल है. काउंटर पार्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट गेट्स अ नेम ऑफ इलेक्ट्रा थी अ डॉटर ऑफ किसकी, एगमेनन, एंड और किसकी थी, क्लेमेनेस्ट्रा की, हु विद हर ब्रदर, और जो अपने भाइयों के साथ क्या थी, और स्टेज से एवेंज द डेथ ऑफ देयर फादर बाय किलिंग देयर मदर, और दे लव अपने, और किसके साथ थी वो, द डेथ आफ्टर डेथ, किसकी डेथ के साथ थी, एवेंजेस द डेथ ऑफ देयर फादर, अपने पिताजी एमेंग, जो कि किलिंग बाय किस एमेंग देयर फादर, ये जो पिताजी थे किलिंग देयर मदर एंड हर लवर एगिस्थस, उसका लवर था एगिस्थस. यहाँ आपको समझ में, यहाँ पे ये बताया गया है जो ये टर्म्स है क्या है, जिसके क्या क्या नाम आते हैं. तो फ्रॉम इलेक्ट्रा से जो डॉटर थी एगमेनन की और क्लिटेमेनेस्ट्रा की, ठीक है, हु विद जो कि उसका खुद का भाई है, और स्टेस एवेंज द डेथ ऑफ देयर फादर, उनके पिता एगमेमनन के बाय किलिंग, किसके थ्रू, बाय किलिंग देयर मदर और हर लवर एगिस्थस. तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट थी, ठीक है. इनलाइटमेंट ये वैसे इम्पॉर्टेंट है नहीं, ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है. यहाँ पे इतना बताया हुआ है कि उसके पिता से उसकी अटैचमेंट ज़्यादा थी, तो अपनी पिता से जब अटैचमेंट ज़्यादा थी तो उसने देखा कि जो उनके पिताजी हैं तो किसके थ्रू मारे गए, अपनी माँ और अपने लवर के थ्रू, ठीक है. अब आगे चलते हैं. एनलाइटमेंट इन यूरोप, एनलाइटमेंट फिलोसफिकल मूवमेंट इन द 18th सेंचुरी. क्या बताया, यूरोप में जो एनलाइटमेंट है, जो विकास है, फिलोसफिकल मूवमेंट है, वो कब 18th सेंचुरी में. दिस मूवमेंट सेलिब्रेट्स रीजन एंड द use of scientific method is the celebrates man's ability to perfect themselves and their society. The major champions of this movement are the philosophers who make a critical examination of previously accepted the belief from the perspective of reason and with the confident father in natural laws and universal order. तो इसका विकास हुआ था, ये जो मूवमेंट था सेलिब्रेट किया जाता है इसी कारण से, एक साइंटिफिक मेथड से. और यहाँ पे ये बताया गया कि जो उनके समाज के लोग हैं, ठीक है, फिलोसफर हैं, जो इस चीज़ को मतलब जो विश्वास उनको उस समय क्या करते थे, नेचुरली मानकर उसको एक्सेप्ट करते थे. आई थिंक आपको यहाँ पे तक समझ में आ रहा होगा. बस यहाँ पे इतना ही है कि एक प्रकाशवादी समय था और विचारों को बहुत मतलब एक समझ थी, जो एक समझ थी, समझ कहने का मतलब है जो भी अपनी आचार विचार की जो धाराएं थी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी, ठीक है. अब हम आते हैं एपिक में. एपिक हम कल करेंगे, ठीक है. आप मुझे बताइएगा मेरा
आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब और ज़्यादा से शेयर करना। और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस कर देती रहूँगी। और जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं विद कमेंट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से शेयर करिए। चैनल आपको पता ही है, लेट्स नो विद एनसीईआरटी। जय हिंद, जय भारत।